स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसके चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और मैं चैप्टर 1 को पढ़ा चुका हूं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 के जितने भी प्रश्न हैं, जो आपकी बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 9 तक, इन सभी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वो सही है या गलत है। दोस्तों, आप एक बात याद रखेंगे कि ये वही प्रश्न है जो एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, उसके जो चैप्टर 1 में आपके बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं। बाकी मैं इसके जो एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में अलग से वीडियो लाऊंगा, और अन्य प्रश्न भी अगर बनेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, उसे आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से मैं लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है इसको अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि कथन के बारे में बताएं कि सही है या गलत, यानी कि राइट और रॉन्ग को आपको सेलेक्ट करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, जो क है, वो कह रहा है कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकार का वर्णन रहता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, जैसे कि अधिकार पत्र की अगर हम बात करें तो यूएसए का बिल ऑफ राइट है, अपने यहाँ पे अगर देखें तो फंडामेंटल राइट है। तो इस प्रकार से अधिकार पत्र में जो है कि किसी भी देश की जनता के लिए वहाँ पे अधिकारों का वर्णन रहता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये भी सही है। जैसे मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या कर रहा है, तो रक्षा कर रहा है। जो तीसरा है कि विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, तो ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक देश में संविधान हो या फिर वहाँ पे औपचारिक अधिकार पत्र हो, इस प्रकार की चीज़ें नहीं भी हो सकती है। तो ये गलत है, ये कथन जो है आपका 2 कथन सही है। अब प्रश्न नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। जो सेकंड है, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। तो आपका जो स्टेटमेंट गो है वो सबसे सही जान पड़ता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम देखें तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो जो पहला है, इसमें यह कह रहा है कि राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल, जो केबिन क्रू होते हैं, कि ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन से आर्टिकल्स का उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे समानता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 15 में, इसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि समानता के अधिकार के तहत कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन परंतु यहाँ पे बॉडी के आधार पे जो है भेदभाव किया गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, सिचुएशन है, वो यह है कि एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना की गई है। तो यहाँ पे कौन सा मौलिक फंडामेंटल राइट है, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग है अगर देखा जाए, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है आपको, जिसके तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही कोई व्यक्ति फिल्म बना सकता है, कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख सकता है, कोई व्यक्ति बुक छाप सकता है, कोई व्यक्ति कहीं पे फ्री स्पीच दे सकता है। तो ये आपको आर्टिकल 19 के माध्यम से मिला हुआ है। जो थर्ड है, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास के लिए यानी कि सेटलमेंट की मांग करते हुए रैली निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यह स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग हो रहा है। नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने और अपनी मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। जो घ है, आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यह आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 30 है, जिसमें
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जिसके तहत दिया गया है, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार मिला हुआ है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की सही व्याख्या है। तो इसकी जो सही व्याख्या है वो है शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। इसके बाद में है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालय को आरक्षित कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ग जो है ये सही व्याख्या है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो ये कह रहा है कि इनमें कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और क्यों है। जो पहला है वो है कि न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, यानी कि किसी को बेसिक सैलरी नहीं मिलना, तो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। क्यों है अगर इसकी बात की जाए तो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है जो आर्टिकल 23 के माध्यम से मिला हुआ है, इसका उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना या उसे किसी मेहनत से कम मजदूरी देना, यानी कि न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देना बेगार या जबरन श्रम की श्रेणी में माना जाता है, जो कि सरकार के द्वारा संविधान के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जो सेकंड चीज़ें हैं कि किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, यह जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 19 में मिले हुए हैं, इसके अंतर्गत जो है आने वाली जो चीज़ें हैं आर्टिकल 19 के तहत इसमें कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है ये, अगर आप देखें जो पुस्तक पे प्रतिबंध लगाना, क्योंकि आर्टिकल 19 के माध्यम से आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, परंतु यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आपकी आर्टिकल 19 के माध्यम से जो दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में, इसका उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पुस्तक पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, सेंसरशिप लगाया जा रहा है। सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या देश की सुरक्षा के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के प्रतिबंध लगाना जो है इसका फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन माना जाएगा। वैसे देखिए सरकार जो है इस आधार पे जो है सेंसरशिप कर सकती है, परंतु यदि सरकार के पास में कोई ठोस कारण ना हो, जिससे कि सार्वजनिक अव्यवस्था हो जाए, कोई अनैतिक चीज़ें आप छाप रहे हैं, तो अगर इस चीज़ के लिए ठोस कारण नहीं है तो सरकार के द्वारा अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो तभी यह आपके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। जो तीसरा स्टेटमेंट है कि 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना, अगर इसकी बात की जाए तो यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इस चीज़ को देखें तो किसी भी व्यक्ति का अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ से दूसरे के अधिकार हो, जैसे कि शांति से रहना या सोने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में दिया गया है का उल्लंघन शुरू हो जाता है। यह शोर जो है प्रदूषण को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो है लगाया गया प्रतिबंध जो है ये उचित प्रतिबंध है। अब अगर हम देखें जो घ है वो कहता है भाषण तैयार करना, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है नहीं है। क्यों नहीं है, तो भाषण तैयार करना वास्तव में स्वतंत्रता के जो अधिकार है आर्टिकल 19 में इसका उपयोग है। हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और उसके लिए तैयारी करने की पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वह है कि गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकार की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो दोस्तों इसके उत्तर को अगर हम देखें तो मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता हूं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों? हालांकि कार्यकर्ता की यह चिंता सही है कि गरीबों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत का जो लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह कहना कि उन्हें मौलिक अधिकार की ज़रूरत नहीं है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार नहीं होगा तो वो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। इसके पक्ष में जो है आप ये तर्क दे सकते हैं। पहला ये है कि मौलिक अधिकार गरिमा और सुरक्षा का जो है वो नींव है, जो पहला तर्क आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकार गरीबों को शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 23 आप बता सकते हैं, जिसमें बेगार और जबरन श्रम के ऊपर में रोक लगाया गया है। आर्टिकल 24 है जिसमें बाल श्रम के ऊपर में रोक लगाया गया है।
और जो अगर ये इन प्रावधानों को देखें तो ये सीधे तौर पे जो है गरीबों के हित की रक्षा करते हैं। इनके बिना गरीब वर्ग और भी अधिक शोषण का शिकार हो सकता है। और जो सेकंड चीज़ें हैं कि समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत मिलने वाला समानता का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 14 टू 18 में है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नज़र में अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा। यदि यदि ये अधिकार नहीं होंगे तो गरीब समाज में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। जो थर्ड चीज़ें हैं वो है न्यायिक सुरक्षा, यानी कि मौलिक अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यदि गरीब किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, परंतु नीति निर्देशक तत्व जो है वो ये न्यायिक सुरक्षा इसमें नहीं है। आप नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो प्रावधान किए गए हैं इसको लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। तो यही मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो है मुख्य अंतर भी है। अगर हम देखें फोर्थ चीज़ें अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का जो लक्ष्य है उसको रखते हैं। अब अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो गरीबों के विकास के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार को लागू करना बहुत आवश्यक है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वास्तव में मौलिक अधिकार वह सुरक्षा कवच है जिसके बिना गरीब अपनी बुनियादी आज़ादी भी खो सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के ऊपर में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नोट्स तैयार है, उसको हम पार्ट 2 में करते हैं। जब तक आप इतना तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।